जी हम फिर ये क्लॉज नंबर 6/2 पर पहुंचे हैं। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द टू पार्टीज मे एग्री दैट द रेंटल बी पेड फुली इन एडवांस। इट इज ऑल्सो परमिसिबल टू मेक द रेंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ये बात गुजर चुकी है पीछे भी। इन विच केस द लेसोर में स्टिपुलेट दैट द लेसी should immediately pay the remaining installments if he, after receiving a specified period for due notice। ये क्लॉज सैकड़ों बार, बारहा बार गुजर चुकी है। इसको आपने गारंटी में भी पढ़ा था। आई थिंक कि आपने इसको मुराबाहा में दोबारा से पढ़ा है, और ये इजारा में दोबारा से आया है। एक ही है। मैं पूरी क्लॉज पढ़ने के बजाय सिर्फ इसका जो निचोड़ है वो पेश करता हूँ। इसका फकत एक ही मतलब है कि जो रेंटल्स, अगर वो किसी भी जगह पर रेंटल पे नहीं करता, तो आपने अपने एग्रीमेंट में ये चीज लिखवा ली थी कि अगर वो रेंटल पे ना करे, कोई उस पर ड्यू हो रेंटल, और वो कोई रेंटल या कोई इंस्टॉलमेंट पे ना करे, तो आफ्टर ड्यू नोटिसेस, कि उसको एक सफिशिएंट नोटिसेस दिए जाएं, और एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजरने दिया जाए, और उस पीरियड के गुजरने के बाद उसकी तमाम जो अगली इकसात हैं सब उसके ऊपर ड्यू हो जाएं। ठीक है, तो अहमद को बुलाना नाले। ये पॉइंट हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यही बात कर रहे हैं। इफ ही, आफ्टर रिसीविंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ड्यू नोटिस, डिलेज without a valid reason payment of one installment or more, provided that the asset shall be made available for the lessee to use for the remaining period of time. Any stipulated upfront rental or accelerated because of delay of payment, rental is subject to settlement at the end of the ijara period, or if the ijara contract is terminated earlier at the time of such termination, any extension of time by the lessor after the stipulated time for prompt payment is considered as a consent to deferral of payment throughout the extension period। जी, ये साथ साथ मेरे पढ़ रहे हैं आप? जी जी। तो जरा पढ़ें इसको एक दफा। कहाँ से पढ़ना बताइए। टू पार्टी से। यही क्लॉज 6/2, 6/2। The two parties may agree with the rental may be paid fully in advance. It is also permissible to make the rental payable in an installment, in which case the नहीं, ये तो बात lessor पहले हो may चुकी है ना। stipulate जी ये बिल्कुल हो चुकी है, जी बड़ी जी, सिंपल बात। पहले It हो चुकी है। should मैं बस आप ये immediately चाह रहे pay थे आप लोग एक बार इसको पढ़ one लें। installment एक दफा if पढ़ लेंगे तो फिर हम after आगे receiving चलेंगे। a specific period of not जी बिल्कुल, ये तो काफी जगह पे आ चुकी है। और बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं सिर्फ सो आपको बिल्कुल। पढ़ाने का मकसद ये है कि आपके जहन में आ जाए कि हम ऑलरेडी बहुत दफा जी इसको हम उसमें गारंटी के को उसमें स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और इसमें मुराबाहा में भी ये रिपीट हुआ था, अभी इजारा में भी है। जी सर, आगे कहते इसमें हैं यही नो सारी इंक्रीज। जी जी जी, इसमें यही सारी बातें हैं। एक एक ना जी जी, देने से आगे सारे बोलेंगे जी। सही, ठीक है। नो इंक्रीज इन द रेंटल ड्यू मे बी स्टिपुलेटेड बाय द लेसोर इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट बाय द लेसी। क्या मतलब हुआ? इंक्रीज इनकी नहीं होगा अगर लेट हो जाता है वो भी, तो आप बिल्कुल रेंट सही। को बढ़ा नहीं सकते। डिले की सूरत में रेंटल पेनल्टी इंक्रीज नहीं नहीं, होगा। पेनल्टी नहीं लगा सकते। हाँ, पेनल्टी नहीं लगाएंगे, या तो यहाँ पर ये बात करा कि आप जायद नहीं लेंगे, जायद। रेंटल को इंक्रीज नहीं करेंगे। या ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट मे बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा और इजारा मुंतयब बितमलीक दैट अ लेसी हु डिलेज पेमेंट फॉर नो गुड रीजन अंडरटेक्स टू डोनेट अ सर्टेन अमाउंट और परसेंटेज ऑफ द रेंटल ड्यू इन केस ऑफ लेट पेमेंट। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत जगहों पर ये आपने मुराबा में भी गुजर चुका है कि आप यहाँ पर इजारा की सूरत में रेंटल तो इंक्रीज नहीं कर सकते, और ना किसी किस्म की पेनल्टी लगा सकते हैं। अलबत्ता आप ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं, ये स्टिपुलेट कर सकते हैं कि अगर ड्यू टू एनी गुड रीजन, कोई बगैर किसी जिसको कहते हैं ना कि उज़्र शरीक है, कोई वैलिड रीजन के अगर आप डिले करें, तो आप एक सर्टेन अमाउंट
इस रेंटल के किसी परसेंटेज का वो आप चैरिटी करेंगे। तो चैरिटी में लेने की इजाजत है, आप ले सकते हैं। गो के इस पर इस्लामिक बैंकिंग में इस पर काफी कुछ हल्के इस पर बड़ा सवाल करता है, लेकिन कस्टमर को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की पेमेंट जरूरी है, वरना कस्टमर टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, जानबूझ के डिलेस करेंगे। और सच वो पहले डोनेशन से शुड बी। एग्रीड होता है ना चैरिटी का, तो मतलब पहले से उसको पाबंद करते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपने आप नहीं। अपने एग्रीमेंट में लिखेंगे। सर अगर किसके आपने साथ होगा? एग्रीमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा तो फिर आपके लिए ये वैलिड नहीं होगा। क्या वो इतरत के साथ आई थिंक प्रॉब्लम चल रही है, मैसेजेस आ रहे हैं इनके। सर आपकी आई आवाज बहुत थिंक ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरे पास तो सही सही आ रही सर। सर नेट बहुत डिस्टर्ब है, वो डिस्टॉर्शन है। आज काफी डिस्टर्ब है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो खैर जी आपकी सर आवाज आपकी सही आ स्क्रीन भी रही है। बार बार जो है ना वो आ रही है, कभी नहीं आ रही। आई डोंट नो क्या मसला है। बाकी लोगों के पास सही है, स्क्रीन है, अवेलेबल है? जी क्लियर है सर, क्लियर है। सही। तो मे बी इतरत आपके नेट के साथ कोई इशू हो। चलें, आगे चलते हैं। 6/5 In case of foreclosure of the security provided by the lessee, the lessor may deduct from such amount only what is due in respect of rental for previous rent periods, and not all rental installments, including installments which have not yet fallen due. अच्छा, वो एक बात ये कर रहा है कि अगर आप ये कोई गारंटी एक्सरसाइज करें, आप उस बंदे ने डिफॉल्ट किया, जो लेसी है उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, बल्कि वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो आपको राइट है कि आप अपने सिक्योरिटीज को, आप अपना राइट को यूज करते हुए उन सिक्योरिटीज के जरिए से आप अपना जो भी वाजिबुल अदा रकम है वो आप उससे हासिल करें। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये करने की जरूरत पड़ गई और आपने कोई सिक्योरिटी एक्सरसाइज कर ली, उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रखा था वो आपने अपने पास रख लिया और उससे आपने अपने रेंटल्स को काट लिया। वो ये कह रहा है कि आप जो पास्ट में जो रेंटल्स ड्यू हो चुके हैं आप सिर्फ वही काट सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते, जैसे फर्ज करें कि उसने 5 साल के लिए लिया था, तो अगर 3 साल गुजर गए और उसने आखिरी के 6 महीनों का रेंट पे नहीं किया, तो आप 6 महीनों का रेंट जो कि उसने पे नहीं किया वही काटेंगे। आप रिमेनिंग 2 साल का रेंट नहीं काटेंगे जो कि अभी उस पर ड्यू नहीं हुए। जो रेंटल ड्यू हो चुका है आप वही काटेंगे, कि जिसमें उसने मनफियत हासिल की थी उस एसेट से, और वो एसेट उसकी पेमेंट उसने नहीं की, तो आप उस ड्यूरेशन का ही रेंटल आप चार्ज करेंगे। वो फ्यूचर का ड्यूरेशन जिसमें उसने अभी तक उस मशीन से या उस एसेट से इस्तेफादा नहीं किया, उससे उसने मनफियत हासिल नहीं की, तो उसका रेंटल आप उससे डिडक्ट करने का राइट नहीं रख सकते। और ये सेम सिमिलर सिचुएशन वहां पर भी रेज होती है, जहां पर ये एक उसूल है, उसको आप मद्देनजर रखिएगा। इवन अगर यहाँ तक हो जाए कि एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए और वो काबिल इस्तेफादा ना रहे, तो उस सूरत में भी आप उतना रेंट लेंगे जितना रेंट उसने, जितना अरसा उसने अपने इस्तेमाल में रखा। आप उससे तमाम पेमेंट्स को आप उससे माइनस नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। तो चाहे वो टोटल लॉस की सूरत हो, चाहे वो सिक्योरिटीज की सूरत हो, आप दोनों सूरतों में उसके असल जो रेंटल ड्यू है उससे ज्यादा आप वसूल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज नंबर 7, चेंजेस टू द इजारा कॉन्ट्रैक्ट। कि इजारा में अगर तब्दीलियां आती हैं तो वो उसके क्या अहकाम हैं। सेलिंग ऑफ और डैमेज टू द लीज्ड एसेट, कि जो लीज्ड एसेट उसको बेचना या उसको डैमेज, अगर उसको तो तबाह बर्बाद हो गया या डैमेज हो गया, तो उसकी क्या अहकाम है। कह रहे हैं कि इफ द लेसोर सेल्स द लीज्ड एसेट टू द लेसी, the ijara contract is terminated due to the transfer of the ownership of the leased asset and ownership of user truck to the lessee। सिंपल सी बात है, अगर लेसोर इसको एसेट को जब भी लेसी को बेचेगा, जब भी बेचे, चाहे वो फुल सेटलमेंट के जरिए बेचे या टाइम पूरा हो गया और उसके बाद वो बेच रहा है, तो वो कह रहा है कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इजारा कॉन्ट्रैक्ट उस दौरान था, चल रहा था, अगर खत्म हो गया तो ठीक है, फिर तो मसला ही नहीं। लेकिन अगर इजारा कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान अगर लेसोर बेच दे लेसी को,
तो इजारा कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑनरशिप अब तब्दील हो गई, उसकी मिल्कियत तब्दील हो गई और लेसी खुद मालिक बन गया उसका। लिहाजा ये जो इजारा कॉन्ट्रैक्ट किया है ये टर्मिनेट हो गया। फिर कहते हैं द लेसोर में सेल द लीज्ड एसेट टू अ थर्ड पार्टी अदर देन द लेसी। लेसोर चाहे तो ये लीज एसेट किसी भी थर्ड पर्सन को भी बेच सकता है, जो कि अदर देन द लेसी कोई और शख्स हो सकता है। एंड द टाइटल टू द एसेट टुगेदर विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लेसोर अंडर द इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बाय ट्रांसफर टू द न्यू ओनर। वो कह रहे हैं कि फिर ये जो एसेट बशमूल वो जो राइट है जो कि प्रीवियस लेसोर पर था, प्रीवियस लेसोर उस रेंटल को लेने का राइट उसके ऊपर था, मतलब वो राइट था कि वो उस एसेट के अगेंस्ट रेंटल ले। तो अब जबकि मिल्कियत बदल चुकी है, उसका एक दूसरा शख्स मालिक बन गया है, तो इसकी मिल्कियत के साथ साथ वो जो राइट है रेंटल को रिसीव करने का वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर किसी ने अपना घर किराए पे दिया हुआ है और वो अपना घर बेच दे, तो घर बेचते साथ ही अब ये जो रेंटल का जो हकदार है वो प्रीवियस ओनर नहीं होगा, वो नया ओनर होगा। ये इतनी सी बात है। बिकॉज द एसेट एंड द राइट एंड ऑब्लिगेशन अटैच टू इट बिकम द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी। वही बात है, द लेसीज कंसेंट इज नॉट नेसेसरी। लेसी की इजाजत लेना जरूरी नहीं है। आप मालिक मकान के लिए लाजिम नहीं है कि वो किराएदार से उससे अप्रूवल लेके भाई मैं ये घर बेचना चाह रहा हूँ, उससे अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर आपका है, एसेट आपका है। If the purchaser does not know about the इजारा contract, he may terminate the sale contract. हाँ, अगर ये है कि अगर परचेजर को पता नहीं है कि आपने घर किराए पे दिया हुआ है, गाड़ी किराए पे दी हुई है या एसेट किराए पे दिया हुआ है और उसको बाद में पता चले, तो उसके पास ये राइट है कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे, कि वो सेल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। बट इफ ही नोज अबाउट इट एंड कंसेंट टू इट, he takes the place of the previous owner in his entitlement to the rental for the remaining period. अगर उसको पता था तो फिर उसको टर्मिनेट करने का राइट नहीं है, और उस सूरत में वो फिर इस रेंटल का मालिक बन जाता है जो कि फ्यूचर में उसको मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीज एसेट द इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड इफ इट इज concluded on an identified asset. In such a case, it may not be stipulated that the rest of the installments should be paid. ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर फर्ज करें कि एसेट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए, गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि बस वो उसका उसका क्या कहते हैं जो रिमेनिंग्स हैं वो बच जाती हैं, जो कि जिससे काबिल इंतफा नहीं है, उससे अब कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, तो वो कह रहे हैं कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन हो। और इस सिचुएशन में आप रेंट वही लेंगे जो कि प्रीवियसली उस पर मतलब उस एसेट को जिस पीरियड में उसने यूज किया हो, फकत उसका रेंटल आप रिकवर कर सकते हैं, फ्यूचर के रेंटल्स आप रिकवर नहीं कर सकते। द लीज एसेट इज द इन द पोजीशन ऑफ द लेसी इज हेल्ड बाय द लेसी इन अ फिडुशियरी कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ द लेसोर। देखें, लेसी के पास जो एसेट है लेसोर का, वो उसके पास अमानतन है। फिडुशियरी कैपेसिटी ये लफ्ज बार बार सुनेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? सर सर लीगली इसका कहते हैं मतलब ये इसको होता है सर। कि वो अमानत के तौर मतलब एक अमीन है बिल्कुल बिल्कुल, और उसके फिडुशियरी कैपेसिटी यही होती है, अमानतन है, और उसको वो ड्यू केयर के साथ उसको उसको मतलब इस्तेमाल करेगा। द लेसी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डैमेज और जब चूंकि अमानतन है उसके पास, लिहाजा कोई भी ऐसा डैमेज जो कि उसकी उससे बियॉन्ड हो, उसके कंट्रोल से बियॉन्ड हो, मतलब उसने कुछ नहीं किया, उसका ना मिसकंडक्ट है ना उसकी नेग्लिजेंस है, तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये एसेट उसके पास अमानतन है। उसकी जो कैपेसिटी है पोजीशन की, यद अमानत याद है, यद अमान की बात की थी हमने। जी सर, जहाँ पे भी फिडुशियरी कैपेसिटी कैपेसिटी की बात आती है, इसका मतलब यही होता है कि आप मतलब वो नहीं है, जामिन नहीं है किसी भी लॉस के, इल्ला कि आपने कोई गलती की हो या नेग्लिजेंस आपकी या ब्रीच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने पहले पोजीशन में बात की थी कब्जा अमान की, और हमने ये कहा था कि कब्जा अमान कब्जा जमान में बदल सकता है। तो इसकी परफेक्ट एग्जांपल यही है कि अगर लेसी के पास वो बतौर लीज है एसेट, उसके पास एज अ फिडी उसकी जो पोजीशन है फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, यानी उसका कब्जा बतौर अमान है, और वो अगर वो उस एसेट को परचेज करे, तो ये
कब्जा अमान कब्जा जमान में बदल जाएगा। जब लेसी उसको परचेज कर लेगा तो उसकी कैपेसिटी, उसका जो पोजीशन है, वो फिर टोटली 100% रिस्क भी उसका हो जाएगा हर तरह का। लेकिन जब तक वो बतौर लेसी था तो उस एसेट पर वो जो उसका कब्जा है वो बतौर अमानत है। ठीक है। तो वो आगे ये कह रहा है, the lessee will not be held liable for any damage or destruction of the lease asset unless such damage or destruction is a result of misconduct or negligence on the part of the lessee. In this case, he is obliged to replace the asset if it is replaceable. Otherwise, he is liable for the amount of the damage to the determined by valuation. वो कह रहा है कि अगर उस लीज एसेट को लेसी की नेग्लिजेंस की वजह से या उसके मिसकंडक्ट की वजह से वो एसेट तबाह हो गया, तो उस सूरत में टोटल डैमेज हो गया, तबाह हो गया, तो उस सूरत में उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करे अगर वो रिप्लेसेबल है। अदरवाइज वो फिर उस नुकसान को पूरा करेगा, वो उस डैमेज को, उसकी अमाउंट लेसोर को देगा। और वो जो डैमेज है वो कैसे पता चलेगा? टू बी डिटरमिन्ड बाय वैल्यूएशन। ऑब्वियसली इसके लिए वैल्यूएटर्स होते हैं जो कि वैल्यूएशन करके ये बता सकते हैं कि नुकसान की कैपेसिटी कितनी है, यानी कितना नुकसान हुआ। आगे वो कहते हैं, इन केस ऑफ द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीज एसेट in a manner that impairs the benefit expected from the leased asset, the lessee may terminate the इजारा कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि अगर लीज्ड एसेट में इस तरह का पार्शियल डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है जो कि जुजवी है, जुजवी नुकसान पहुंचा है, पार्शियली वो उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो नुकसान इस तरह का, एसेट तो पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट ये कि उससे काबिल इंतफा नहीं रहा हो, उससे फायदा आप डिराइव नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी है, उसके फर्ज करें कि इस तरह की पोजीशन हो गई कि उसका इंजन जो है बिल्कुल खराब हो गया, चल ही नहीं सकती। अब हुआ तो उसका एक पार्ट खराब हुआ है, पार्शल डैमेज हुआ है, लेकिन वो गाड़ी अब चल नहीं सकती। उससे उससे इस्तेफादा या उसकी मनफियत से फायदा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो लेसी वहां पर उस इजारा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि अब इससे मजीद उसको इंतफा उसके लिए मुमकिन नहीं है। बोथ ही एंड द लेसोर में ऑल्सो एग्री टू अमेंड द रेंटल इन केस ऑफ पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इफ द लेसी वेव्स हिज राइट टू टर्मिनेशन। ये भी कर सकते हैं कि अगर वो लेसी कहे कि मैं टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन जो इजारा, उसका जो रेंटल है, वो अमेंड कर लें उसको। लेसोर कहे कि ठीक है भाई, मैं इसमें रेंटल कम कर देता हूँ, तो तुम फुल रेंटल ना देना, मुझे इतना रेंटल दे देगा, रिड्यूस कर देगा। लेसोर इन दिस केस इज नॉट इंटाइटल्ड टू रेंट फॉर द period during which the lessee was not able to benefit from the asset unless the lessor make it up by agreement with the lessee with a like benefit after the expiry of the period। देखिए, वो जुजवी तौर पर हलाक हुई है ना, वो परमानेंटली तो हलाक नहीं हुई। वो एसेट को, उसको जो नुकसान पहुंचा है वो उसको जुजवी नुकसान पहुंचा है, तो ये ठीक हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इंजन बिल्कुल खत्म हो गया, बैठ गया, तो इंजन की रिपेयर हो सकती है, इंजन की रिप्लेसमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसको करवाए, लेसोर के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको करवाए। तो जितने दिन वो इसकी मनफियत से महरूम रहा, जितने दिन वो किराएदार, जाहिर है जब तक इंजन खराब है, गाड़ी को चला नहीं सकता, तो उतनी मुद्दत का किराया लेसोर तलब नहीं करेगा, उसके पास राइट नहीं है। अगर ये हलाक हो गया ड्यू टू एनी रीजन, एक्सीडेंट हो गया फर्ज करें गाड़ी का, और वो आधी गाड़ी को नुकसान पहुंचा या गाड़ी के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो जब तक वो नुकसान पूरा नहीं होता गाड़ी चल नहीं सकती, तो उस सूरत में उस पीरियड के लिए जब तक वो काबिल इस्तेफादा नहीं रहा, उसका रेंटल वो तलब लेसोर नहीं कर सकता। सिवाय इसके कि बाहमी रजामंदी से उतनी मुद्दत आप इजारा के अख्ताम पर बढ़ा दें। यानी कि आप इस बात पे एग्री करें कि जितने अरसे तक वो इस्तेमाल में नहीं रहा, जैसे फर्ज करें 10 दिन तक वो इस्तेमाल में नहीं रहा, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो आप ये कहें कि हमारा जो इजारा का पीरियड है वो 10 दिन हम बढ़ा देंगे बाहमी रजामंदी से। ठीक है, इसमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टैंडर्ड जो लिखने वाले हैं, बड़े माशाल्लाह भोले वाले थे, उन्होंने लिख दिया। लेकिन हमारे यहाँ बैंक्स में क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है? हमारे यहाँ तो खैर
ओकेजनली हमने उसको वेव कराया है। अगर गाड़ी का कोई कोलेटरल डैमेज हो जाए और वो 1-2 महीने के लिए वर्कशॉप में खड़ी हो जाए तो हमने जो उसका रेंटल है वो मूव ऑन करवाया, लेकिन वो परमिशन के साथ है, मतलब नहीं, बेसिक लेकिन नॉर्म में आपने नहीं है। एक चीज और भी की होगी आपने, कि जितने जी अरसे ये वर्कशॉप पे खड़ा रहा है और जी इसका रेंटल आपने नहीं लिया, तो जी। आपने इस पीरियड का रेंटल अगले रेंटल्स में इसको डालकर बहरहाल रिकवर किया जरूर होगा आपने। नहीं, नहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया? नहीं किया। टेनर तो एक्सटेंड कर माशाल्लाह दिया, बड़े टेनर एक्सटेंड कर दिया। वो बहुत वो अच्छे क्या बैंकर हैं ने यार आप, इस्लामिक इस्लामिक बैंकर हैं, नहीं, परफेक्ट इस्लामिक मैंने बैंकर बड़ा हैं। लड़के करवाया था, वैसे 2-3 दफा करवा चुका। ताज्जुब है मुझे, वरना तो बैंक क्या करते हैं कि जितने अरसे तक अगर वो वेव, अव्वल तो वेव करते नहीं है, कि वो कहते हैं कि चले यार रनिंग पोजीशन में तो आ गई ना, तो रेंटल उस अरसे का स्टॉप नहीं होता या वेव नहीं होता। और अगर कर भी दें तो उतना रेंटल फिर वो अगले रेंटल शेड्यूल में डाल के कस्टमर से साइन ले लेते हैं और बहरहाल रिकवर कर लेते हैं हर तरह से, छोड़ते नहीं। आगे चलते हैं, आगे ये वाली जो क्लॉज है ना, ये इजारा मौसूफा बिज़िम्मा, इजारा मौसूफा फिज़िम्मा की बात होती है, कि जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इजारा मौसूफा फिज़िम्मा क्या होती है। वैसे आप में से कोई बताएगा? हर बार मैं क्यों बताऊं, आप भी बताएं, अच्छा आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है। सर इसमें आप स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं चीज की जो होती है, और आप अंडरटेक करते हैं कि इसी तरह की जो आपने कस्टमर ने डिमांड की, मतलब बताई सारी स्पेसिफिकेशंस और आपने बताई है, वो उसी तरीके की चीज आप प्रोवाइड करेंगे। फिर हम्म। चाहे वो इजारा के कॉन्ट्रैक्ट में हो या मतलब फिर जिम्मा, आप फिर सलम में भी हो सकता है, इस्तिस्ना में भी, इजारा में भी नहीं, हो अभी जाता अभी है। इजारा की बात करें आप, अभी इजारा जस्ट में इजारा भी की। यही चीज होगी सर, तो सही है आई ना, गेस। आपने इजारा जो बताया वो इजारा ही बताया और बिल्कुल सही बताया। मैं आपको आगे डिस्ट्रैक्शन से रोक रहा था, नहीं उस पे ना जाए, सलम पे ना जाए, अभी आप इजारा पे रहे। तो बिल्कुल आपने यू राइटली सेड कि ये लेसोर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, अंडरटेक करता है कि मैं किसी खास स्पेसिफिकेशन के एसेट्स को प्रोवाइड करूंगा। अभी उसके पास वो एसेट नहीं है, उसने ये कहा कि ये स्पेसिफिकेशन है, ये एसेट मैं प्रोवाइड करूंगा। इसको कहते हैं इजारा मौसूफा के जिम्मा। इसको हमने कई जगहों पर ये डिस्कस किया है, आई थिंक यही इसी इजारा के स्टैंडर्ड में भी ये आया था, और आई थिंक ये किसी और जगह भी गालिबन वक्फ में आया था, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इजारा मौसूफा फिर जिम्मा, फिर इसको डिफाइन किया इन्होंने ब्रैकेट में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन अनआइडेंटिफाइड asset undertaken by the lessor to be delivered according to the agreed specification। अनआइडेंटिफाइड एसेट का मतलब वो एसेट है जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं किया उसने, उसने खाली स्पेसिफिकेशन बताई कि स्पेसिफिकेशन के एसेट मैं आपको ला के दे दूंगा। द ओनर इन केस ऑफ टोटल एंड पार्शियल डिस्ट्रक्शन मस्ट ऑफर एन ऑल्टरनेटिव एसेट हैविंग अ स्पेसिफिकेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रॉयड एसेट। कि अगर इजारा मौसूफा फिर जिम्मा में एसेट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो ऑनर है वो उसी स्पेसिफिकेशन वाला एसेट कोई उसको दिलाएगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड एट द टाइम। मगर ये कि उन्होंने कोई इसके अलावा कोई इन्होंने आपस में तय किया हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द इजारा शेल कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड अ सब्स्टिट्यूट एसेट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। चूंकि ये इजारा मौसूफा फिर जिम्मा है तो इसका मतलब ये है कि किसी फिक्स एसेट का इजारा नहीं है। अगर उसने वो कोई एसेट उसको प्रोवाइड किया और वो डैमेज हो गया तो फौरन उसको रिप्लेस कर दे, फौरन उसको रिप्लेस कर दे। लेकिन अगर उसका सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, मार्केट में मौजूद नहीं है फर्ज करें, या कोई और वजह है, या वो खुद लेसोर उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, उसका मुतबादिल नहीं दे रहा तो वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तमाम चीजें वो हैं जो कि इजारा की टर्मिनेशन की तरफ जा रही हैं। इजारा टर्मिनेशन समहाउ, मतलब वो कह रहे हैं कि एसेट जब बाकी ना रहे तो उस वक्त क्या हुक्म है, इजारा कंटिन्यू होगा या इजारा खत्म होगा। तो ये इसमें लास्ट जो क्लॉज है, इफ द लेसी स्टॉप्स यूजिंग द लीज्ड एसेट और रिटर्न इट टू द ओनर विदाउट द ओनर्स कंसेंट
the rental will continue to be due in respect of the remaining period of the इजारा। कि अगर लेसी उस लीज एसेट को इस्तेमाल ना करे, मैंने लॉकर लिया, मैंने लॉकर इब्तिदा में इस्तेमाल किया, लेकिन फिर एक तवील अरसे तक मेरा लॉकर खाली खाली रहा, मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, या ये कि मैंने इस एसेट को रिटर्न कर दिया ओनर को उसकी कंसेंट के बगैर, तो वो कह रहा है कि इजारा इस सूरत में कंटिन्यू करेगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब देखिए पहले केस में तो मसला नहीं है, अगर वो खुद एसेट को यूज नहीं करा तो उसकी मर्जी है, उसने तो पूरा डिस्पोजल दिया है उस एसेट का कि वो काबिल इंतफा है उसके पास, वो चाहे तो उससे खुद इस्तेमाल नहीं करा, तो ये ऐसी चीज है कि जिससे रेंटल स्टॉप नहीं हो। दूसरी चीज कि अगर आप वापस करें उस एसेट को, ओनर की इजाजत नहीं थी, उससे कंसर्न नहीं लिया, तब भी ये इजारा पीरियड आपका कंटिन्यू करेगा और रेंटल जो हैं वो ड्यू रहेंगे। एंड द लेसोर मे नॉट लीज द प्रॉपर्टी टू अनदर लेसी फॉर दिस पीरियड। और इस पीरियड के लिए जाहिर है लेसोर किसी और लेसी को लीज नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल वो इसका रेंटल तो चार्ज कर रहा है ना। इसका रेंटल जब चार्ज कर रहा है तो फिर उसको आगे गोया, अगर रेंटल चार्ज कर रहा है तो गोया ये एसेट उस लेसी के इस्तेमाल में है, गोया उसके इस्तेमाल में है, लिहाजा वो उसको आगे फर्दर लीज आउट नहीं कर सकता, बट मस्ट कीप इट एट द डिस्पोजल ऑफ द current lessee unless the lessee relinquishes to the lessor the remaining period of time, in which case the lease expires। क्या मतलब हुआ इसका ऊपर वाले जुमले से, क्या डिफरेंस हुआ तो बता सकता है? ये रिलिक्विशमेंट मतलब वो की बात कर रहा है कि अपने राइट्स छोड़ने की बात कर रहा है, मतलब अपने राइट्स छोड़ देता है रिमेनिंग पीरियड को। हम्म, अगर मतलब आपने कि किराएदार वो रिमेनिंग पीरियड से दस्तबरदार हो जाए, यही मतलब है? जी ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि अगर वो खुद रिमेनिंग पीरियड से खुद ही दस्तबरदार हो रहा है तो गया लीज एक्सपायर हो गया, ये इजारा का जो पीरियड है ये इजारा खत्म हो गया। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। अगला जो क्लॉज है वो टर्मिनेशन सर यहाँ एक्सपायरिंग। ये दो सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। हाँ, ये जो इसकी फर्स्ट लाइन थी और ये सेकंड मतलब लास्ट पैरा पैरा के लास्ट में जो कह रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ? एक में वो खुद भी तो लीजिंग, ऊपर भी वो खुद छोड़ रहा है, नीचे भी वो छोड़ रहा है। मतलब वो और हाँ, छोड़ना चाह रहा है लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि नहीं आपने एंगेज रहना है क्योंकि ओनर तो कंसर्न नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए फिर दोनों पहले और दूसरे में जो फर्क है ना वो ये है कि अगर लेसी अपनी तरफ से अपनी तरफ से अगर उस एसेट का इस्तेमाल रोक दे या एसेट वापस कर दे, तो चूंकि उसमें रजामंदी नहीं थी उसकी, लेसोर की, तो गोया के लीज कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म नहीं हुआ, आपका लीज चल रहा है, आपका इजारा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, चाहे आप यूज करें ना करें, देखें उससे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर आप यूज करने के बजाय वापस उसको दे रहे हैं और उससे पूछा तक भी नहीं, देखें रिलिंक्विश ये होता है कि आप कहें कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ये कैंसिल करता हूँ, अब मजीद हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर देखना ये पड़ेगा कि रिलिंक्विशमेंट की सूरत में आपने क्या टर्म्स कंडीशंस रखी है, वो टर्म कंडीशन अप्लाई होंगी। और अगर आप पूरे उससे मुद्दत से दस्तबरदार हो जाते हैं तो फिर वो आपकी मुद्दत खत्म हो जाती है, तो उसको इजारा का कैंसिलेशन समझा जाएगा। आपके महज उस एसेट को वापस कर देने से इसको ये नहीं समझा जाएगा कि आपने इजारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है। ठीक है, वापस कर देना इस बात की अलामत नहीं है कि इजारा खत्म हो गया। आपको वाज़ेह अल्फाज में ये कहना पड़ेगा कि ये इजारा अब खत्म हो गया है, मैं मुझे मजीद इसकी जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब सर अगर एसेट वापस कर दे और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब वो कहे कि मुझे आगे करना ही नहीं है तो उस सूरत में हो जाएगा, लेकिन अगर खाली एसेट वापस हम्म, करेगा तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जब भी एसेट से वो वॉलंटेरिली दस्तबरदार हो रहा है उसकी यूजेज से, तो उसका ये जो वॉलंटरी दस्तबरदार होना है वो इजारा मुद्दत का इख्तिताम नहीं समझा जाएगा। हाँ, वो ये कैटेगोरिकली कहे और कि मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ, और फिर साथ में उस एसेट को बिल्कुल विकेट कर दे उसको। रिलिंक्विश का एक मतलब ये भी होता है ना, कि बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना कि एसेट को बिल्कुल
खाली कर दे और लेसोर वो के कर हक में। रहे हैं। लेकिन खैर यहाँ पर तो रिलिंक्विश इस मानों में नहीं है, इस मानों में है कि उसने बकैया मुद्दत रिलिंक्विश कर दी। उसने लेसोर को कहा कि देखिए बाकी मुद्दत के लिए मैं जो ये एसेट है या ये जो रेंट कॉन्ट्रैक्ट है उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। तो उस सूरत में होगा। महज एसेट का वापस कर देना इजारा खत्म होने की अलामत नहीं है, उसको बाकायदा खत्म करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है आगे। सर, ठीक। जी सर। ठीक है। आगे है 7/2 टर्मिनेशन एक्सपायरी एंड रिन्यूअल ऑफ द इजारा कॉन्ट्रैक्ट। बस आई थिंक 5-6 मिनट रह गए हैं, देखता हूँ मैं ये कितना है। ठीक है, हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। फिर हम 8 से आगे कल करेंगे। 8 से आगे कितना रह जाएगा? ठीक है, वो तो 8 से आगे तो बहुत छोटा सा पार्ट। तो कल इंशाल्लाह ये खत्म करेंगे और फौरन हम सलम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इससे अगला सलम 7/2। It is permissible to terminate the lease contract by mutual consent, but it is not permissible for one party to terminate it except in case of force majeure or there is a defect in the lease asset that materially impairs its use. वो कह रहे हैं कि लीज कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कंसेंट से तो खत्म होगा, ठीक है, बाहमी रजामंदी से ये लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये इजारा मंसूख तो किया जा सकता है, लेकिन किसी एक फरीक की तरफ से एकतरफा खत्म नहीं किया जाएगा। कोई एक पार्टी खुद से खत्म नहीं करेगी, मतलब अगर खत्म होगा तो दोनों की रजामंदी से होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना जिस पर आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसको भी इन्होंने देखे 7/2/1 की तरफ इन्होंने रुजू दिया था आपको। अगर वहां पर कुछ एम्बिग्विटी आपकी रह गई थी तो यहाँ इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी कि वो महज अगर एसेट वापस करे तो इसको नहीं समझा जाएगा कि ये इसने खत्म किया है, जब तक जो दूसरी पार्टी यानी लेसोर उससे एग्री ना करे। यानी आप इन दोनों को बाहमी मिलाकर देखेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि अगर दोनों मिलकर करते हैं तो खत्म होगा, लेकिन एक तरफा खत्म करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा। मास सिवाय उन केसेस में जहां पर फोर्स मेजोर हो, या ये कि कोई ऐसी कोई चीज, मतलब फोर्स मेजोर से मतलब ये कि कोई ऐसी नागहानी उज़र पेश आए, मसलन घर जो है बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गया। ठीक है, अब इससे तो मतलब इस्तिफादा मुमकिन नहीं है, तो एक पार्टी जाहिर है लेसी उसको कैंसिल कर सकता है क्योंकि मजीद अब उससे इस्तिफादा मुमकिन नहीं है। या ये कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द लीज एसेट दैट मटेरियली इम्पेयर्स इट्स यूज, या तो उसमें ऐसा डिफेक्ट पैदा हो गया कि जो अब इस काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, काबिल इस्तिफादा नहीं रहा, काबिल इंतफा नहीं रहा। ठीक है, termination is also possible when one party secures an option to terminate the contract, in which case the party who holds the option may exercise it during the specified period. ये भी हो सकता है कि टर्मिनेशन उस सूरत में भी मुमकिन हो जब एक पार्टी उसके पास ऑप्शन हो। ऑप्शन होने से क्या मतलब है कि उसने पहले से ये हक रखा हुआ अपने पास कि मैं जब चाहूं टर्मिनेट कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के एक वक्त कॉन्ट्रैक्ट ये ऑप्शन रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ट इन किया, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ट इन जी, किया। कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ट इन किया। ऑप्शन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ट इन होता है, या कुछ ऑप्शंस है जो अगर वहां पर बिल्ट इन ना भी होना तब भी वो समझा जाता है, जैसे खयार ऐब है। खयार ऐब के बारे में हमने कल तफसील से बात की थी। इसके अलावा खयार रुयत है। यहाँ पर बात हो रही है खयार शर्त की, कि ऐसा ऑप्शन जो कि आपने शर्त रखी है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपने ये शर्त रखी है, वैसे तो देखें टर्मिनेट कोई एक भी एक पार्टी नहीं कर सकती, और ये जो इजारा की अपनी जो नेचर है वो यही है कि दोनों की रजा, क्योंकि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अक़्द लाजिम है, कोई एक पार्टी खुद से इसको खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर शर्त रखी गई है एक पार्टी की तरफ से कि भाई मेरे पास ये राइट होगा कि मैं जब चाहे खत्म करूँ, तो इस ऑप्शन को वो इस्तेमाल कर सकता है। इसको ख्यार शर्त कहते हैं। अगर ख्यार शर्त एक पार्टी ने अपने पास रखा है तो वो एक तरफा तौर पर खत्म हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई कि इजारा जब भी खत्म होगा दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से होगा। एक तरफा खत्म होगा तो उसकी 3 सूरतें इसने बयान की हैं कि फोर्स मेजोर हो जाए, कि एसेट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए, या ऐसा सैलाब आ जाए कि वो रहने के काबिल ना रहे, तो उस सूरत में लेसी इसको एक तरफा तौर पर खत्म कर सकता है। या ये कि उसमें ऐसा कोई डिफेक्ट आ जाए कि जो उसमें इस्तेमाल के काबिल ना रहे,
या ये कि ख्यार शर्त किसी पार्टी ने रखी हो, तो उस सूरत में यकतरफा तौर पर खत्म किया जा सकता है। फिर ये कह रहे हैं द लेसोर में स्टिपुलेट दैट द इजारा कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड इफ द लेसी डज नॉट पे द रेंट और फेल्स टू पे इट ऑन टाइम। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये लेसोर इजारा में शर्त करे कि अगर लेसी टाइम पे ना करे और टाइम पे ना करने की सूरत में कहे कि इजारा खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो ठीक है, इस सूरत में भी लेसोर इसको खत्म कर सकता है। An ijara contract does not terminate with the death of either party thereto। अच्छा, ये बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि बड़ा चैलेंजिंग क्लॉज है इस सेंस में कि ईओफी स्टैंडर्ड कहता है कि किसी पार्टी के मरने से इजारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अहनाफ के यहाँ, जो हमारे यहाँ फिक़ह हनफी पाकिस्तान में राइज है, अहनाफ के मुताबिक, फिक़ह हनफिया के मुताबिक इजारा कॉन्ट्रैक्ट डेथ की सूरत में टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, आपने सिर्फ वही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ईओफी स्टैंडर्ड के मुताबिक डेथ की सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे पास ये केस आया था तो हमने ईओफी स्टैंडर्ड पर मतलब बिना रखते हुए इसको फिर कैंसिल नहीं करवाया था, वरना अहनाफ के नजदीक फतवा यही है कि ये डेथ के बाद खत्म हो जाता है। However, the heirs of the lessee may terminate the ijara contract if they can prove that the contract has become, as a result of the death of the legator, too onerous for their resources and in excess of their needs। वो ये कहना चाह रहा है कि उसूली तौर पर तो ये इजारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा किसी भी पार्टी की डेथ की सूरत, चाहे वो लेसोर मर जाए या लेसी मर जाए, लेकिन वो ये कह रहा है कि एक सूरत ये हो सकती है कि लेसी टर्मिनेट जो लेसी के जो लवाहिकीन है वो टर्मिनेट कर दें, अगर वो ये प्रूव कर दें कि जो कॉन्ट्रैक्ट ये जा रहा है वो उनके लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब्बा जी अफोर्ड कर सकते थे, अब्बा जी ने ये ले लिया, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अफोर्ड करूँ, या मेरी कोई जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है, अब्बा जी की जरूरत थी, उन्होंने ली हुई थी, अब मेरी कोई हाजत नहीं है। तो इस सूरत में वो जो एयर्स हैं, लीगल लवाहिकीन है, वो इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इन इजारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स विद द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लीज, ऐसे ये बात हो चुकी है, और विद द इनएबिलिटी टू एंजॉय द यूज ऑफ, बात हो चुकी है हमारी। द टू पार्टीज मे टर्मिनेट द इजारा कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट बिगिंस टू रन। हाँ, ये आप ये कर सकते हैं कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट की शुरू, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन असल इजारा के शुरू होने से पहले दोनों पार्टी मिलकर इसको खत्म कर सकती हैं। वैसे दोनों पार्टी इजारा कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद भी मिलकर भी कर सकती हैं, आई डोंट नो इस क्लॉज की क्या जरूरत थी। द लीज एक्सपायर्स अपॉन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, कि जब ये लीज की टर्म पूरी हो जाएगी, मुद्दत पूरी हो जाएगी, इसकी मियाद पूरी हो जाएगी, तो ये इजारा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बट इट मे रिमेन ऑपरेटिव फॉर अ गुड कॉज सच एज अ लेट अराइवल टू द प्लेस इंटेंडेड इन द लीज। हाँ, ये कि ये उस सूरत में कंटिन्यू रहेगी जब ये कि किसी भी खास वजह से ये लीज ऐसे देर से पहुंचा हो, कोई इस तरह का उज़र हो कि भाई लेट पहुंचा और ताखीर से पहुंचा, इन सूरतों में आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको बाकी रख सकते हैं। और इन सूरतों में ये मैं पूरी क्लॉज नहीं पढ़ा, मैं इसका बस खाली उसका जो निचोड़ है वो बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया। तो बस ये कि ये जो बाकी मुद्दत है जिसके लिए आप इजारा को एक्सटेंड कर रहे हैं, वो जितना इजारा उजरत मिसल है वो उसके हिसाब से जारी रहेगा। उजरत मिसल से क्या मुराद है? उजरतुल मिसल से मुराद ये है कि जो रेंट, जो इस पर रेंट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वो फिर दिया जाएगा। वो रेंट नहीं लिया जाएगा जो आपके दरमियान उसके दरमियान तय हुआ है, वो तो उस मियाद के लिए तय हुआ था। लेकिन जो एक्सटेंडेड मियाद है उसके लिए जो मार्केट में जो रेंट तय हुआ है, तो उसी उसी के हिसाब से ये चलेगा। चले, जजाकुमुल्लाह, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, रिमेनिंग कर लेते हैं इजारा कल, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सलाम हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।